बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20 का एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 20 जो है वो है पेज नंबर 1418। सब निकालें पेज नंबर चैप्टर नंबर 20 पेज नंबर 418। तो इस पेज पर आपका है चैप्टर नंबर 20। तो पहले हम स्टार्ट लेते हैं एमसीक्यूज से। द बाइंडिंग एनर्जी फॉर a nucleus A is 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बाइंडिंग एनर्जी के बने 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा है बी है 7.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो विच न्यूक्लियस हैज लार्जर मास? तो किसका लार्जर मास होगा, हमने ये बताना है। न्यूक्लियस ए का या बी का, किसका लार्जर मास होगा। अच्छा, तो अगर आप देखें इनमें थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। मतलब जो इनमें से जो फर्क आ रहा है वो फर्क इनमें से फ्रैक्शन का फर्क है। वो फर्क जो इसमें आ रहा है वो किस में आ रहा है, वो फ्रैक्शंस में आ रहा है। तो इतना बड़ा फर्क नहीं है। अच्छा, तो अब इसको और से देखें। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल ले रहा हूँ। एक मिसाल से आप इसको समझ लें कि एक पार्टिकल है, सपोज प्रोटॉन, उसका मास है 5 किलोग्राम सपोज। अब प्रोटॉन तो बहुत छोटा है, लेकिन ये मैं मिसाल ले रहा हूँ। एक न्यूक्लियस है ए, उसमें 2 प्रोटॉन है 5 किलोग्राम, और एक न्यूक्लियस है दूसरा, इसमें भी 2 प्रोटॉन है 5 किलोग्राम और 5 किलोग्राम। ये न्यूक्लियस है बी, 2 न्यूक्लियस। सपोज इसमें मास डिफेक्ट हुआ 2 किलोग्राम, मास डिफेक्ट हुआ 2 किलोग्राम। तो इस न्यूक्लियस का मास कितना बचा? इस न्यूक्लियस का जो मास बचा वो बचा 8 किलोग्राम। और सपोज इस न्यूक्लियस में जो मास डिफेक्ट आया वो आया 3 किलोग्राम। तो इस न्यूक्लियस का जो मास बचा वो बचा 7 किलोग्राम। ओके, इसमें मास डिफेक्ट थोड़ा कम हुआ और इसमें मास डिफेक्ट थोड़ा ज्यादा हुआ। अच्छा, और हमें तो पता है कि बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास डिफेक्ट। तो अब बताओ बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी या इसकी ज्यादा होगी? तो लाजमन बात है बाइंडिंग एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी, जिसका मास डिफेक्ट ज्यादा होगा, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी डिपेंड अपॉन मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट ये वाला ज्यादा है या ये वाला ज्यादा? ये वाला ज्यादा है कोर्स। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा और इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम, क्योंकि इसका मास डिफेक्ट कम है तो बाइंडिंग एनर्जी कम होगा, और इसका मास डिफेक्ट ज्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा उसका मास कम होगा, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी कम उसका मास ज्यादा होगा। तो ये देखिए ना, 7 किलोग्राम बड़ा है कि 8 किलोग्राम बड़ा है? लाजमन 8 किलोग्राम बड़ा है, 7 किलोग्राम छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर आपको बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा नजर आ जाए, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, तो इस न्यूक्लियस का मास कम होगा, और जहां पर आपको कम बाइंडिंग एनर्जी नजर आ जाए उस न्यूक्लियस का मास ज्यादा होगा। सो इसमें अगर आप देख लें, एक है कम बाइंडिंग एनर्जी, एक है ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी। तो जो कम बाइंडिंग एनर्जी है उसका मास लार्जर होगा। तो इसमें आ जाएगा न्यूक्लियस ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये हमारे पास था एमसीक्यू नंबर 1। अब हम आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 2 है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन जिंक न्यूक्लियस? हमारे पास जिंक है 30, 66। इसमें हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो हमें पता है a माइनस जेड, तो आ जाएगा 66 माइनस 30, तो आ जाएगा 36 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि मास इक्विवेलेंट टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। तो ये है, याद रखें 1 एटॉमिक मास यूनिट में एनर्जी कितनी होती है? 931 मेगा, और 1 एटॉमिक मास यूनिट में मास कितना होता है? 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम।
तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 1 किलोग्राम में एनर्जी कितनी होगी। 1 किलोग्राम में एनर्जी कितनी होगी, तो ये हमने मालूम करनी है कि 1 किलोग्राम में कितनी एनर्जी है। तो एनर्जी को हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? एनर्जी को हम मालूम कर सकते हैं mc² से। किस तरह से? mc² से। तो E = mc²। तो m कितना है? 1 किलोग्राम। c कितना है? 3 × 10⁸ होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 × 9 × 10⁻16। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 8 2 are 16। ओके, तो ये आ गया 9 × 10⁻16। अच्छा, ये 9 मुझे नहीं पसंद, तो इसका ये जो पॉइंट है ये लास्ट में है, तो इस पॉइंट को शिफ्ट करें लेफ्ट में। तो ये आ जाएगा क्या? 0.9। तो ये हो जाएगा 10⁻1 हुआ, क्योंकि पॉइंट शिफ्ट हुआ टुवर्ड लेफ्ट, तो 10⁻+1। ओके, तो 10⁻1 और 16 क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा 10⁻17। और ये 0.9 को अगर हम राउंडिंग अप करें तो ये 1 के बराबर है, तो 10⁻17 is the correct answer. So 10⁻17 joule is the correct answer. तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर D is the correct answer. Which option? Option number D is correct answer. Okay. अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर रेडॉन का चार्ज है 86 और मास है 228, डिकेज बाय सीरीज ऑफ एमिशन ऑफ 3 अल्फा। तो इधर से 3 अल्फा निकल गए। अच्छा, एंड 1 बीटा, और 1 बीटा निकल गया। 1 बीटा इधर से रिलीज हुआ। अच्छा, फिर द न्यूक्लियोटाइड एक्स फाइनली फॉर्म्ड। अच्छा, क्या रह जाएगा? तो याद रखिए 3 अल्फा निकलने से, तो अल्फा में तो आपको पता है कि चार्ज नंबर 2 होता है और मास नंबर 4 होता है। हाँ, अच्छा, तो इसका मतलब है कि चार्ज नंबर विल डिक्रीज बाय 2 एंड मास नंबर विल डिक्रीज बाय 4। तो चार्ज नंबर 2 डिक्रीज होगा और मास नंबर 4 डिक्रीज होगा। अच्छा, तो अगर एक अल्फा निकलेगा तो चार्ज नंबर डिक्रीज बाय 2, मास नंबर डिक्रीज बाय 4। अच्छा, तो एक अल्फा निकलेगा तो 86 से क्या हो जाएगा? 86 से हो जाएगा 84। दूसरा अल्फा निकलेगा तो 84 से हो जाएगा 82। तीसरा अल्फा निकल गया तो ये हो जाएगा 80। तो 3 अल्फा निकलने से चार नंबर क्या रह जाएगा? 80। और अब मास को डिस्कस करते हैं। मास इसका क्या है? मास इसका है 228। तो एक अल्फा निकल गया तो ये हुआ 224। दूसरे अल्फा निकल गया तो मास हुआ 220। तीसरे अल्फा निकल गया तो मास हुआ 216। अच्छा, ये अल्फा की वजह से इसका मास चार्ज हुआ 80 और मास हुआ 216। और अगर 1 बीटा निकलेगा तो आपको तो पता है कि बीटा से चार्ज नंबर इंक्रीज होता है एंड मास नंबर रिमेन द सेम। तो चार्ज नंबर इंक्रीज बाय 1, तो 81 से क्या हो जाएगा? 80 से क्या हो जाएगा? 81, और मास नंबर विल रिमेन द सेम। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये जो ऑप्शन सी है इसको करेक्ट कर दें। ऑप्शन सी में यहाँ पर 83 लिखा हुआ है, ये गलत है। 83 नहीं है, ये 83 को 81 कर दें तो फिर ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, A radioactive substance has half life of 4 months. तो हाफ लाइफ इसका गिवन है 4 months। ओके, ये इसका हाफ लाइफ गिवन है। 3/4 of the substance will decay in। अच्छा, तो हमने इसका टोटल लाइफ मालूम करना है, इसका टोटल लाइफ मालूम करना है, और ये कह रहे हैं कि 3/4 जो है वो डिके हुआ। 3/4 जो है ये क्या हुआ? डिके हुआ, ये गिवन है। अच्छा, और ये इसका हाफ लाइफ है 4 months। ओके, तो पहले तो आप लोग ये देखें, ये 4 को, नीचे 4 को देखिए, ये 4 लिखा हुआ है। तो सपोज ओरिजिनल सैंपल है, ओरिजिनल सैंपल है सपोज x, तो फर्स्ट हाफ लाइफ में कितना बच जाएगा? फर्स्ट हाफ लाइफ में वो बच जाएगा x/2। सेकंड हाफ लाइफ में कितना बच जाएगा? सेकंड हाफ लाइफ में बच जाएगा x/4।
तो इसका ये मतलब है कि 4x/4 तक जब ये 3/4 लिखा हुआ है ना, तो 4 तक तब पहुंचेगा जब 2 हाफ लाइफ लगेंगी। तो इसमें इसका ये मतलब है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आर 2, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आर 2। तो जो बच गया वो हुआ x/4 और जो डिके हुआ वो हुआ 3/4। यानी 1/4 का बचना और 3/4 का डिके होना एक ही बात है, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल से और ये माइनस करें तो इससे 3/4 आ जाएगा। यानी सपोज मैं आपके समझाने के लिए कर लेता हूँ, ये इसको माइनस करें तो यह आ जाएगा x माइनस x/4, तो यह आ जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा 4x माइनस x, तो यह आ जाएगा 3/4x। हाँ, तो डिके हुआ 3/4, यानी x/4 बचने का मतलब है 3/4 डिके हुआ, मतलब 3/4 डिके होना और x/4 का बच जाना एक ही बात है। अच्छा, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने लगे 2, तो हमारे पास फार्मूला है नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल लाइफ डिवाइड बाय हाफ लाइफ। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितने 2, टोटल लाइफ अननोन, हाफ लाइफ 4 मंथ्स, तो 4 को अगर मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 8 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर। तो टोटल लाइफ मालूम हुआ 8 मंथ्स, दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, ये हमारे पास हुआ एमसीक्यू नंबर 6। अब हम आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की तरफ। तो एमसीक्यू नंबर 7 जो है वो क्या कह रहे हैं, देखिए एमसीक्यू नंबर 7, gamma radiation are emitted due to, तो याद रखिए gamma emission जो है वो न्यूक्लियस से निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? न्यूक्लियस से निकलते हैं। तो इसको हम कहते हैं ड्यू टू द डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस, डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस से निकलते हैं gamma radiation, ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में है यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट इज, तो यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट इज पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, ये पर सेकंड किस तरह है, ये आपको पता है ना कि ये बराबर है L/2 डिवाइड बाय हाफ लाइफ, तो ये आ जाएगा 1/2 तो ये आ जाएगा पर सेकंड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है which of the following basic force is able to provide an attraction between the two neutrons, two neutrons। अच्छा, एक न्यूट्रॉन और दो न्यूट्रॉन। अच्छा, तो अगर आप देख लें ये इस न्यूट्रॉन का कुछ मास है, इसका भी कुछ मास है, तो मास के दरमियान जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द टू मासेस। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड अपॉन मासेस, तो जब भी दो मासेस होंगे तो इनके दरमियान क्या होगा, खामखा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और ये न्यूट्रॉन तो बेरियॉन्स है, ये न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियॉन्स है, तो न्यूक्लियॉन्स के दरमियान मास डिफेक्ट होता है और मास डिफेक्ट चेंज होता है बाइंडिंग एनर्जी में, और वो बाइंडिंग एनर्जी को प्रोवाइड करता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो इसमें दो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी है, और दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10, बॉटम क्वार्क कैरीज -1/3 ऑफ द चार्ज, तो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बॉटम क्वार्क पर जो है वो चार्ज होगा। अच्छा, अब ये तो सारे एमसीक्यूज हुए, ये एमसीक्यू नंबर 10 में आ जाएगा ऑप्शन डी -1/3। अच्छा, इस तरह करते हैं कि इसी वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स भी इसी वीडियो में कर लेते हैं ताकि बस ध्यान छुट जाए इस न्यूमेरिकल से। इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो है वो सेम मेथड से है, इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेथड में बता दूंगा, सॉल्यूशन आप लोगों का काम है। अच्छा, यानी पुटिंग वगैरह आप लोग खुद करेंगे। अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल्स on page number 421, page number 421, numerical number 1। okay, numerical number 1 on page number 421। अच्छा, ये देखें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि find the mass defect
and the binding energy for the helium nucleus. Find the mass defect and the binding energy. तो हमने दो चीजें मालूम करनी है, mass defect और binding energy. हमने ये दो चीजें मालूम करनी है, mass defect and binding energy. अच्छा, for helium nucleus. तो याद रखिए helium nucleus का जो mass है, mass of helium nucleus वो है 4.00125 AMU. ये गिवन होना चाहिए वो क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं है. और मास ऑफ प्रोटॉन तो आपको पता होगा, वो है 1.007276 AMU. बस AMU ना लिखो, U लिखो. और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी आपको याद है 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट को बस U लिखो. अच्छा, तो हमारे पास मास एम्पिरिकल फार्मूला क्या है जिससे हम मास डिफेक्ट मालूम कर सकते हैं? मास एम्पिरिकल फार्मूला ये है कि थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास. थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास. थ्योरेटिकल मास तो आपको पता है कि Z इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एक्सपेरिमेंटल मास. माइनस एक्सपेरिमेंटल मास. ओके, ये हमारे पास है मास एम्पिरिकल फार्मूला. तो हीलियम के लिए पुटिंग करनी शाबाश. तो हीलियम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं हीलियम में? 2 और मास ऑफ प्रोटॉन 1.00865 एटॉमिक मास यूनिट प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ये न्यूट्रॉन है, तो हीलियम में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? मास तो 4 है और Z 2 है, तो 4 - 2 2 न्यूट्रॉन्स है. और मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन को मास ऑफ प्रोटॉन है 7276 और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट. और हीलियम का एक्सपेरिमेंटल मास 4.00125. तो ये आप लोग माइनस करें तो ये क्या मालूम हो जाएगा? मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट मालूम हो. जब मास डिफेक्ट मालूम हो जाए तो फिर बाइंडिंग एनर्जी तो बहुत आसान सी बात है. बाइंडिंग एनर्जी कैसे मालूम करेंगे? मास डिफेक्ट के साथ 931 मल्टीप्लाई करेंगे. तो मास डिफेक्ट इतना है, इसके साथ 931 मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस. अच्छा, मतलब हमें पता है ना कि 1 एटॉमिक मास यूनिट में 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है. तो आप इस तरह करें कि जो मास आ जाएगा इसके साथ 931 मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी फॉर द हीलियम न्यूक्लियस. बहुत आसान सा न्यूमेरिकल था. न्यूमेरिकल वर्क 2 को देखें. A certain radioactive isotopes has half-life is 8 hours. Half-life इसका है 8 hours. Okay. कह रहे कि solution contain 500 million atoms. अच्छा, number of atoms कितने? 500 million atoms. Okay. How many atoms of isotopes have not been disintegrated? अच्छा, कह रहे कि कितने आइसोटोप रह जाएंगे ये मालूम करना है. After option A 8 hours, option B 24 hours. ओके, तो पहले हमने ऑप्शन ए का बताना है, फिर ऑप्शन बी का बताना है. अच्छा, तो पहले 8 आवर की बात करते हैं. तो 8 आवर की तो हाफ लाइफ कितना गिवन है? 8 आवर. और टोटल लाइफ कितना गिवन है? 8 आवर. तो फार्मूला है नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल लाइफ डिवाइड बाय हाफ लाइफ. तो ये बताएं ऑप्शन ए में टोटल लाइफ कितना है? 8 आवर और हाफ लाइफ कितना है? 8 आवर. तो आ जाएगा 1 नंबर ऑफ हाफ लाइफ. 1 नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मतलब है कि आप सैंपल को एक दफा डिसइंटीग्रेट करेंगे. एक दफा डिसइंटीग्रेट करेंगे तो ये बताओ ओरिजिनल सैंपल कितना है? ओरिजिनल सैंपल जो है वो है n इज इक्वल टू 500 मिलियन. 500 मिलियन. तो फर्स्ट हाफ लाइफ में कितना बच जाएगा? फर्स्ट हाफ लाइफ में जो बच जाएगा वो होगा 500 डिवाइड बाय 2 यानी 250 मिलियन एटम इज द करेक्ट आंसर. 250 मिलियन इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि एक दफा डीके नंबर ऑफ हाफ लाइफ 1 है ना, तो 1 हाफ लाइफ में वो डीके होगा. तो ये होगा. अब ऑप्शन बी की बात करता हूँ. ऑप्शन बी में टोटल लाइफ गिवन है 24 आवर. टोटल लाइफ गिवन है 24 आवर. अच्छा, तब ये टोटल लाइफ 24 आवर गिवन है तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल लाइफ डिवाइड बाय हाफ लाइफ इज इक्वल टू
ये टोटल लाइफ 24 आवर है और हाफ लाइफ 8 आवर है, वो गिवन है हाफ लाइफ 8 आवर और टोटल लाइफ 24 आवर, तो यह आ जाएगा 3 का मतलब है 3 दफा अब डिके होगा, 3 दफा क्या होगा, डिके होगा। तो ओरिजिनल सैंपल कितना है, ओरिजिनल सैंपल वो है 500 मिलियन एटम्स, 500 मिलियंस। तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ ये कितना बचेगा n/2, यानी फिर 500/2, तो ये क्या हो जाएगा 250। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ ये हो जाएगा 250/2 यानी 125 मिलियन। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ ये कितना बचेगा 125/2, तो ये हो जाएगा 62.5 मिलियन एटम, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो 3 हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा 62.5 मिलियन। तो इसका मैं देख लेता हूँ कैमरे में कि नज़र आ रहा है कि नहीं नज़र आ रहा। हाँ गुजारा चल रहा है, ये मरकर थोड़ा सा डिम हो गया है। अच्छा, तो 62.5 मिलियन एटम जो है ये बच जाएंगे आफ्टर 3 हाफ लाइफ। ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर 2। अच्छा, अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 कह रहा है कि राइट द न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर द बीटा डिके। हमें तो पता है कि बीटा डिके में चार्ज नंबर 1 ज्यादा होता है और मास नंबर रिमेन द सेम। हमें पता है बीटा डिके में चार्ज नंबर 1 ज्यादा होता है और मास नंबर रिमेन्स द सेम। तो ये तो बहुत आसान सी बात है। तो अगर हम प्लम बम देखें, प्लम बम कितने के बने 82 टू 10। तो अगर इधर से एक बीटा निकलेगा, क्या निकलेगा, एक बीटा यानी इलेक्ट्रॉन, तो इसका चार्ज नंबर 1 ज्यादा हो जाएगा। तो 82 से क्या हो जाएगा 82 से क्या हो जाएगा 83। तो 83 किसका है, हाँ बिस्मत नजर आ रहा है, 83 बिस्मत का है 83 और मास नंबर रिमेन्स द सेम 210। और हमें तो पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके साथ निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो। अच्छा, ये प्लम बम का हुआ। अब बिस्मत का चार्ज है 83 और मास है 210। इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, 83 से क्या हो जाएगा 84 किसका चार्ज नंबर है, ये PO प्लूटोनियम है। प्लूटोनियम का चार्ज है 83 और मास है 210। और हमें तो पता है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके साथ निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। और तीसरा है थोरियम का मास है, चार्ज है 90 और मास है 234। इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इसका चार्ज नंबर 0 हो जाएगा। तो 90 से क्या हो जाएगा 91। तो 91 किसका है, पेलियम का 91 और मास नंबर 234 और एंटी न्यूट्रिनो। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एंटी न्यूट्रिनो साथ में निकलेगा टू कंजर्व द चार्ज। और आखिर में है नेपच्यूनियम के लिए भी इस तरह लिख लें। अगर आपको ये नहीं पता कि 83 किसका वो चार्ज नंबर है तो आप फिर टेबल में देख सकते हैं। आपको नहीं पता कि 83 किसका वो है 84 चार नंबर भाई 84 किसका चार नंबर है तो आप फिर टेबल में देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि 91 किसका चार नंबर है तो आप फिर टेबल में देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर टेबल जो है वो अलाउड होता है एग्जाम में। नेपच्यूनियम 93 और 239। अब देखें इधर से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये हुआ 94 और 239 प्लस एंटी न्यूट्रिनो। अब देखें ना, मुझे नहीं पता कि 94 किसका चार नंबर है तो मैंने बस x लिख लिया। क्या लिख लिया, x। अब अगर आप पीरियड टेबल में देख लें तो वो होगा पोलोनियम। क्या होगा, पोलोनियम Pu। पोलोनियम का चार नंबर है 94। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, ये तो न्यूमेरिकल नंबर 3 था। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 4 है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम undergoes fission. Take the disintegration per event is 208 मेगाजूल। अच्छा, 1 यूरेनियम में जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 208
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 1 यूरेनियम से। तो कह रहे कि अगर 1 किलोग्राम यूरेनियम हो, कितना 1 किलोग्राम यूरेनियम, तो इसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी। 1 यूरेनियम का तो हमें पता है, 1 यूरेनियम का हमें पता है। तो अगर हमें कोई कहे कि 1 किलोग्राम यूरेनियम में कितना वो होगा, तो वो हमने मालूम करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स के डिफिनीशन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे, नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। दिस लेवल इज इक्वेशन नंबर 1। और नंबर ऑफ मोल्स का एक और डिफिनीशन भी है केमिस्ट्री में कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास कितना के बने 1 किलोग्राम और मोलर मास है 235, मोलर मास है 235। तो जब मोलर मास है 235 तो इधर से कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स का। हाँ, इधर से कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, 1 और 235 से आ जाएगा कुछ ना कुछ वो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1 में पुटिंग करें तो इक्वेशन 1 है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स है हमारे पास, हाँ नंबर ऑफ मोल्स है, और नंबर एवोगाड्रो नंबर की क्या वैल्यू है 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मालूम हुए नंबर ऑफ एटम्स इन 1 किलोग्राम यूरेनियम एटम, इन 1 किलोग्राम यूरेनियम। ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम मालूम हो गए इन 1 किलोग्राम यूरेनियम एटम। तब बच्चों वाली बात करते हैं, 1 यूरेनियम में 208 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। तो इतनी यूरेनियम में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, यानी एक अंडा 208 रुपए का है, तो इतने अंडे कितने रुपए का हो। तो आसान सी बात है, ये दोनों बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोग्राम यूरेनियम में ये जो नंबर है ना, ये इसके साथ 208 को मल्टीप्लाई करें। ये जो नंबर है ना, इससे 208 को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा एनर्जी इन दीज नंबर ऑफ एटम्स। ओके, ये तो इंशाल्लाह आसान है, इसमें से कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह किसी को। हाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6, तो ये जो न्यूमेरिकल नंबर 6 है ना, न्यूमेरिकल नंबर 6 इसका मेथड, न्यूमेरिकल नंबर 8 का मेथड, 9 का मेथड और 10 का मेथड, इनका मेथड सेम है। मतलब मैं तरीका समझा देता हूँ, भाई कि आप लोग खुद सॉल्व करें इसको, इंशाल्लाह इजी होगा। अच्छा, find the energy release in nuclear in fusion reaction ना 5 जब 6 लगा रहे 5 के find the energy release in following reaction है न्यूट्रॉन प्लस 92 235 up to krypton 39 और 36 92 plus barium 56 141 plus 3 neutron plus Q। तो क्या है कि ये Q मालूम करें। तो इसका मेथड ये है कि पहले हमने मास डिफेक्ट मालूम करना है। क्या मालूम करना है? मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट कैसे मालूम करेंगे, तो देखें पहले रिएक्टेंट्स का मास प्लस करूंगा, फिर प्रोडक्ट का मास प्लस करूंगा, फिर रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट का मास माइनस करूंगा, तो आ जाएगा मास डिफेक्ट। क्या आ जाएगा? मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट कैसे मालूम करूंगा, देखिए मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। पहले मास ऑफ रिएक्टेंट्स मालूम करूंगा, फिर मास ऑफ प्रोडक्ट मालूम करूंगा, दोनों को माइनस करूंगा, तो आएगा मास डिफेक्ट। और जो मास डिफेक्ट आ जाए उसके साथ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एनर्जी। कितना आसान सी बात है, बहुत ही आसान सी बात है। तो पहले मैं बात करता हूँ मास ऑफ रिएक्टेंट्स की, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें।
इक्वेशन नंबर 1। पहले मैं बात करता हूँ मास ऑफ रिएक्टेंट्स की। तो रिएक्टेंट्स में क्या क्या है? तो रिएक्टेंट्स में न्यूट्रॉन है और यूरेनियम 235 है इसका मास। तो पहले न्यूट्रॉन का मास तो बताओ। न्यूट्रॉन का मास है 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। अब यूरेनियम का मास बताओ। तो ये सुनिए, यूरेनियम में कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है? बुरी खा, यूरेनियम में 92 प्रोटॉन्स है। 92 क्या है? प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.007276 एटॉमिक मास यूनिट प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन इससे माइनस कर दो, a माइनस z, न्यूट्रॉन a माइनस z, तो a माइनस z 143 न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। तो इधर से यूरेनियम का मास आ गया। तो ये टोटल किसका मास आ जाएगा? यूरेनियम का। तो अब रिएक्टेंट्स में तो न्यूट्रॉन और यूरेनियम को प्लस करना है, तो न्यूट्रॉन का मास और यूरेनियम का मास प्लस करो शाबाश। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स आ जाएगा। मास ऑफ रिएक्टेंट्स किस तरह आ जाएगा? न्यूट्रॉन का मास और यूरेनियम का मास ऐड कर दो, तो इधर से यूरेनियम का मास आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन और यूरेनियम का मास प्लस कर दो, तो ये क्या मालूम हुआ? मास ऑफ रिएक्टेंट्स। अब क्या मालूम करेंगे? मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में क्या क्या है? प्रोडक्ट्स में क्रिप्टॉन है। प्रोडक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोडक्ट्स में क्या क्या है? क्रिप्टॉन और क्या है? बेरियम और 3 न्यूट्रॉन, ये प्रोडक्ट्स में। तो इन तीनों का मास प्लस करो शाबाश। तो पहले क्रिप्टॉन का मास मालूम करो। क्रिप्टॉन का मास कैसे मालूम करेंगे? देखिए, पहले क्रिप्टॉन का मास मालूम करते हैं, फिर बेरियम का, फिर न्यूट्रॉन का, फिर तीनों को प्लस करते हैं, तो आ जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट। तो क्रिप्टॉन का मास कैसे मालूम करते हैं? देखिए, क्रिप्टॉन में कितने ये है हमारे पास Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कितना Z है इसमें? 36। और मास ऑफ प्रोटॉन तो पता है 1.007276, और A कितना है? A इसका है 92 और Z है 36, और मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। तो इधर से आ जाएगा मास ऑफ क्रिप्टॉन। ये क्या आ जाएगा? मास ऑफ क्रिप्टॉन। अच्छा, अब मास ऑफ बेरियम। अब मास ऑफ बेरियम, तो फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बेरियम में? बेरियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन है 56। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने? 56 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है 1.007276 प्लस ए कितना है? ए है 141 माइनस 56 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? न्यूट्रॉन 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। तो इधर से आ जाएगा मास ऑफ बेरियम, यह आ जाएगा मास ऑफ बेरियम। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो 3 न्यूट्रॉन है, 3 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन का मास कितना है? 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। तो आ जाएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या मालूम हुआ? मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, तो ये सारा मास ऑफ न्यूट्रॉन मालूम हुआ। अब क्या करेंगे? अब न्यूट्रॉन को अब प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट में क्या है? क्रिप्टॉन, बेरियम, न्यूट्रॉन, तीनों का मास प्लस करो, ये आ जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मास ऑफ प्रोडक्ट में क्रिप्टॉन का, बेरियम का और न्यूट्रॉन का, तीनों का मास क्या करें? प्लस करें, तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट का मास। ये क्या मालूम हुआ? प्रोडक्ट का मास मालूम हुआ। अच्छा, अब इक्वेशन 1 में पुटिंग करें, तो रिएक्टेंट्स का मास भी मालूम हुआ, रिएक्टेंट्स का मास, प्रोडक्ट का मास भी मालूम हुआ। अब मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या करें? माइनस करें, तो पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आ जाएगा मास डिफेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो आ जाएगा मास डिफेक्ट। ये क्या मालूम हुआ? मास डिफेक्ट। तो
जब मास डिफेक्ट मालूम हो जाए तो इसके साथ हमें तो पता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितनी एनर्जी होती है 931, तो इसकी जगह पुट कर दें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगी एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। एनर्जी रिलीज क्यों इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, क्यों मालूम हुआ, क्यों इज एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इंशाल्लाह ये न्यूमेरिकल समझ आए क्या होगा। सिंपल सी बात करता हूँ दोबारा ताकि आपको ये रिपीट हो जाए। पहले रिएक्टेंट्स का मास मालूम करें, फिर प्रोडक्ट्स का मास मालूम करें, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का मास माइनस करें तो जो मास डिफेक्ट बच जाएगा उसको 931 से मल्टीप्लाई करें तो एनर्जी रिलीज मालूम होगी। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है और सारे न्यूमेरिकल इसी मेथड पर है। तो ये मेथड मैं बार बार करूँगा तो आप लोगों को ये इंशाल्लाह याद हो जाएगी मेथड, और सारे न्यूमेरिकल इंशाल्लाह बहुत ही आसान आपको लगेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 है ड्यूटियम प्लस ट्रीटियम, यह हमें दे रहा है हीलियम प्लस न्यूट्रॉन, यह हमें दे रहा है हीलियम प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, कह रहे हैं कि फाइंड एनर्जी रिलीज, तो इसमें भी एनर्जी रिलीज मालूम करो, क्यों एनर्जी रिलीज मालूम करो। अच्छा, तो हमने इसमें एनर्जी रिलीज मालूम करना है, तो वही बात रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट्स का मास, पहले रिएक्टेंट्स का मास मालूम करेंगे, फिर प्रोडक्ट्स का मास मालूम करेंगे, फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को माइनस करेंगे तो जो मास डिफेक्ट बच जाएगा उसको कहेंगे मास डिफेक्ट, और इसको 931 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एनर्जी रिलीज, वो आ जाएगा क्या एनर्जी रिलीज। ओके, अच्छा, तो मास डिफेक्ट के लिए पहले करेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस mass of products, that is labeled as equation number 1, that is labeled as equation number 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर तो नजर आ रहा है ना, हाँ गुजारा कर रहा है। अच्छा, तो पहले मालूम करते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में क्या है ड्यूटियम और ट्रीटियम, तो पहले ड्यूटियम, तो ड्यूटियम Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो Z कितना है इसमें 1, मास ऑफ प्रोटॉन 1.007276 एटॉमिक मास यूनिट, और N इसमें है 2, और मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.00, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 है 8665 एटॉमिक मास यूनिट, तो यह आ जाएगा 2.001694 एटॉमिक मास यूनिट, तो यह आ जाएगा मास ऑफ ड्यूटियम। अब मालूम करेंगे मास ऑफ ट्रीटियम, तो वही बात Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो Z कितना है ट्रीटियम में 1, मास ऑफ प्रोटॉन 1.007276, और मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2, और मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट, तो इधर से आ जाएगा मास ऑफ ड्यूटियम न्यूक्लियस, ट्रीटियम न्यूक्लियस सॉरी। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स मालूम हुआ, मास ऑफ रिएक्टेंट्स मालूम हुआ, यानी हमने इस तरह करना है कि ड्यूटियम का मास और ट्रीटियम का मास प्लस करें, ड्यूटियम का मास और ट्रीटियम का मास प्लस करें, दोनों का मास प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा मास ऑफ द रिएक्टर्स। क्या मालूम हुआ, मास ऑफ द रिएक्टर्स। अब हम मालूम करेंगे मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, प्रोडक्ट्स में हीलियम है और न्यूट्रॉन है, प्रोडक्ट्स में हीलियम है और न्यूट्रॉन है, तो पहले हीलियम का मास मालूम करेंगे फिर न्यूट्रॉन का मास मालूम करेंगे। तो चलो हीलियम का मास मालूम करते हैं, किस तरह हीलियम का मास देखें इस तरह कि Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, Z कितना है हीलियम में 2, मास ऑफ प्रोटॉन 1.007276, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2,
और मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये आ जाएगा हीलियम का मास। ये क्या मालूम हुआ? हीलियम का मास मालूम हुआ। तो एक हीलियम है, हाँ बिल्कुल एक हीलियम है, तो ये हीलियम का मास मालूम हुआ। इंशाल्लाह राइटिंग समझ आ गई होगी। मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, थोड़ी तो नहीं कर ज़्यादा गंदी है। अच्छा तो ये मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस मालूम हुआ। अब क्या करेंगे? अब न्यूट्रॉन का मास मालूम करेंगे। तो एक न्यूट्रॉन है, हाँ एक न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन का मास तो हमारे पास है 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। दैट इज द मास ऑफ सच ए न्यूट्रॉन। ओके, अब मास ऑफ प्रोडक्ट में क्या क्या है? मास ऑफ प्रोडक्ट्स इस तरह हो जाता हूँ ताकि मार्कर अच्छी तरह लिखो। हीलियम है और न्यूट्रॉन है, तो दोनों का मास प्लस करो। हीलियम का और न्यूट्रॉन का मास प्लस करो तो आ जाएगा मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। मास ऑफ द प्रोडक्ट मालूम हुआ। तो अब पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुटिंग करें। इक्वेशन 1 क्या है? मास डिफेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यह आ जाएगा मास डिफेक्ट। ये क्या आ जाएगा? मास डिफेक्ट। तो अब हमें पता है ना कि 1 एटॉमिक मास यूनिट में कितनी एनर्जी होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें पता है। तो इतने मास डिफेक्ट में कितनी एनर्जी होगी? तो मल्टीप्लाइड बाय 931। तो क्यों आ जाएगा ये मास डिफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So this is the energy release in nuclear fusion. This is the energy release in nuclear fusion. Okay. ये हमारे पास आ गई एनर्जी रिलीज। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾ ವಲ ಲೆಂತಿದಿ ಆಸಾನಿ ದಿ ಯಾರ್ ದುಮ್ರ ಗ್ರಾನಿ ನದಿ आसानी न्यूमेरिकल दी हो लगी लेंथी दी बस 7 को इजी रहता है। 7 को कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एक हमारे पास है क्या? नाइट्रोजन 14 प्लस हीलियम 4 इज इक्वल टू प्रोटॉन। अच्छा, तीसरे तो कह रहे कि इसके साथ क्या होगा आगे, ये हमने बताया। तो ये सुनिए, तो पहले लाभ का अंदर आप चार्ज से देखिए। तो रिएक्टेंट्स का चार्ज कितना है? 7 + 2 7 + 2 9 7 + 2 9। और मास को देखो 14 + 4 18। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट का मास भी चार्ज भी 9 होना चाहिए और मास 18 होना चाहिए। तो अगर मैं इधर देख लूँ, इसका तो एक है रिएक्टेंट्स में 7 + 2 9 है ना, तो इसमें तो एक है, तो इसका मतलब है अगले का चार्ज होगा 8। और 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का। और ये सुनिए, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स का मास 18 है, तो इसका एक है, तो इसका मतलब ये 17 मास होगा इसका। ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। यानी चार्ज को भी बराबर करें, मास को भी। तो इन दोनों का चार्ज 9, इन दोनों का चार्ज 9, इन दोनों का मास 18, इन दोनों का मास 18। चार्ज भी बराबर करें, मास भी बराबर करें। अच्छा, बोरोन 5 11 प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू कार्बन C6 11। अब देखिए चार्ज 5 + 1 6 और रिएक्टर में भी 6 है। इसका मतलब इसके साथ तो कोई पार्टिकल होगा, वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि चार्ज इधर रिएक्टेंट्स के भी 6 है और कार्बन का भी 6 है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का चार्ज ऑलरेडी बराबर है। इसका मतलब इधर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होना चाहिए, इधर कोई न्यूट्रल पार्टिकल होना चाहिए। अच्छा, मास को देखिए, इसका मास है 12 और इसका मास है 11। इसका मतलब है उस न्यूट्रल पार्टिकल का मास भी होना चाहिए, तो वो होगा न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज नंबर 0, मास नंबर 1। तो अब देखें, चार्ज नंबर हुआ 6, चार्ज नंबर हुआ 6, मास नंबर हुआ 12, मास नंबर हुआ 12।
तो इधर हुआ न्यूट्रॉन। अच्छा, तीसरा है लिथियम 36 प्लस अननोन इज इक्वल टू बेरिलियम 4 7 प्लस न्यूट्रॉन। अच्छा, अब देखें इधर का चार नंबर 4, इधर का चार नंबर 3, इसका मतलब इधर एक पार्टिकल होना चाहिए जिसका चार नंबर 1 हो। चार नंबर 1 तो हाइड्रोजन में होता है, प्रोटॉन में होता है, और इसका मास नंबर 8 और इसका मास नंबर 6, इसका मतलब है इसमें दो कमी है, दो, इसका मतलब है इसका मास नंबर 2 होना चाहिए। तो ये होगा ड्यूट्रियम जिसका चार नंबर 1 और मास नंबर 2। तो अब बताओ चार नंबर क्या हुआ 4, चार नंबर हुआ 4, मास नंबर हुआ 8, मास नंबर हुआ 8 बराबर। तो दैट इज ड्यूट्रियम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? उफ, थक गया हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ। वेलकम बैक। न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 8 में क्या कह रहा है कि लिथियम इज बम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन्स, the reaction gives alpha particle along with the release of this much energy। तो ये एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है। knowing the mass of alpha and determine the mass of lithium, अच्छा, तो पहले तो ये रिएक्शन लिख लें। ये लिथियम 36 प्लस ड्यूट्रियम पर बम्बार्ड हुआ, ड्यूट्रियम पर, तो इसने दिया हीलियम पार्टिकल और ये दिया 22.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। पहले तो ये देख लें कि रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन with the release of session alpha particle determine the isotopes। हम पहले तो ये देख लें कि ये रिएक्शन है, ये हमारे पास रिएक्शन है, और ये रिएक्शन जो है ऊपर भी कहीं गिवन है, चलो नहीं है, ये रिएक्शन आप लोग देख लें। ये रिएक्शन उसने बताया कि लिथियम को बम्बार्ड किया बाय न्यूट्रॉन, तो इसने अल्फा पार्टिकल की और रिलीज की एनर्जी। अब वो कह रहे हैं कि मास ऑफ लिथियम मालूम करो। क्या? मास ऑफ लिथियम। तो मास ऑफ लिथियम हमें मालूम करना है। अच्छा, कैसे मालूम करना है? बहुत ही आसान सी बात है। तो ये देखिए, ये जो एनर्जी गिवन है ना, पहले इस एनर्जी से मैं मास बनाऊंगा, पहले इस एनर्जी से क्या बनाऊंगा? मास बनाऊंगा। अच्छा, एनर्जी से मास किस तरह बनेगा? बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही आसान सी बात। अच्छा, ये जो एनर्जी है 22.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर जिस तरह एटॉमिक मास यूनिट में एनर्जी मास होता है तो इसके साथ 931 मल्टीप्लाई करते हैं एनर्जी हो जाती है। तो इसी तरह इस तरह इसको हम 931 पर डिवाइड करेंगे, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो इससे बच जाएगा मास एटॉमिक मास यूनिट में, इससे बच जाएगा मास एटॉमिक मास यूनिट में। तो उल्टा काम करते हैं, जिस तरह मास से हम एनर्जी बनाते हैं तो मास के साथ 931 मल्टीप्लाई करते हैं, मास के साथ 931 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है एनर्जी। तो इस तरह अगर एनर्जी से हमने वापस मास बनाना होगा तो 931 पे डिवाइड करें, वापस मास। अच्छा, तो वापस बन गया मास डिफेक्ट। तो 22.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिवाइड करें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, तो जब आप ये डिवाइड करेंगे तो इससे बन जाएगा मास डिफेक्ट। अब मसला ये है, अब हम प्रोडक्ट का मास मालूम करेंगे, फिर इससे ड्यूट्रियम का मास माइनस करेंगे तो लिथियम का मास आ जाएगा। यानी हमें तो पता है ना कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स और मास ऑफ प्रोडक्ट बराबर होते हैं, तो हम इस तरह करेंगे कि इसका मास से और इसका मास माइनस करेंगे तो इसका मास बच जाएगा। अच्छा, तो पहले हम मालूम करते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट्स, मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स में क्या क्या है? हीलियम है, प्रोडक्ट्स में हीलियम है, और ये मास डिफेक्ट हमने मालूम कर लिया, ये मास डिफेक्ट हमने मालूम कर लिया। 22.3 लिखने की जरूरत नहीं है, 22.3 की जगह उसका मास डिफेक्ट। अच्छा, तो बस इसमें हीलियम का मास मालूम करें।
अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो पहले हीलियम का मास मालूम करें। तो हीलियम में Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो Z कितना है 2, मास ऑफ प्रोटॉन 1.00727 और मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। तो यह जाएगा मास ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस ना अस्तगफुरुल्लाह, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस। अच्छा, अब मास ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बताओ? मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू mass of product is equal to mass of helium plus this mass defect। तो आ जाएगा mass of product। mass of product मालूम हुआ? mass of product मालूम हुआ। अब हम मालूम करेंगे mass of deuterium। mass of deuterium मालूम करेंगे तो उधर करते हैं। अब हम मालूम करते हैं क्या? मास ऑफ ड्यूटेरियम। अच्छा, मास ऑफ ड्यूटेरियम तो क्या फार्मूला है? Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो Z कितना है 1, मास ऑफ प्रोटॉन 1.007276, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हुआ मास ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस। अच्छा, अब इस तरह करें कि मास ऑफ प्रोडक्ट से ड्यूटेरियम न्यूक्लियस माइनस करें तो लिथियम का मास आ जाएगा। तो लिथियम का मास ऑफ लिथियम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मास ऑफ ड्यूटेरियम। तो मास ऑफ प्रोडक्ट उठाए और मास ऑफ ड्यूटेरियम इसे माइनस करें तो आ जाएगा मास ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लियस। कितना आसान, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। सबका मेथड एक ही तरह है, कोई फर्क इसमें से इंशाल्लाह नहीं होगा, सबका मेथड सेम है। क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि इसने पहले से सब कुछ बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द एनर्जी रिलीज इन बीटा डीके। बीटा डीके हुआ, बीटा डीके तो थोरियम 90 234 और इधर से इलेक्ट्रॉन निकला प्लस ये बना पेलियम 91 234 प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस क्यू। तो ये क्यू हमने मालूम करना है, अच्छा, तो इस तरह करें कि ये थोरियम का मास क्या बने ऑलरेडी। थोरियम का मास ऑफ रिएक्टेंट्स में थोरियम का मास है और वो क्या बने कितना है 234.400436 एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या बने पहले से, तो इसका मास मालूम करने की जरूरत नहीं है। और मास ऑफ रिएक्टेंट्स ये इलेक्ट्रॉन और ये जो एंटी न्यूट्रिनो ये तो नेग्लिजिबल मास है ना, इसको तो शामिल ही नहीं करते। ये तो बहुत ज़्यादा लाइटर मास है, इसको हम रिएक्शन में शामिल नहीं करते। मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो गिवन है, वो है पेलियम का मास गिवन है 234.2762 एटॉमिक मास। तो अब आसान सी बात है, रिएक्टेंट्स के मास से प्रोडक्ट का मास माइनस करें। रिएक्टेंट्स के मास से प्रोडक्ट का मास माइनस करें तो ये आ जाएगा क्या? मास डिफेक्ट। ये आ जाएगा क्या? मास डिफेक्ट।
तो देखिए तो मास डिफेक्ट के लिए मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है, ये देखें, ये पुट कर दें 234.0436 माइनस 234.042762 ये दोनों माइनस करें तो आ जाएगा मास डिफेक्ट। अब एनर्जी रिलीज किस तरह, एनर्जी रिलीज इस तरह कि ये हमें तो पता है कि ये जो 1 एटॉमिक मास यूनिट है इसमें कितनी एनर्जी होती है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको मल्टीप्लाई करें मास डिफेक्ट के साथ तो ये एनर्जी रिलीज आ जाएगा। तो ये डन। लास्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 10। न्यूमेरिकल नंबर 10 लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 10। और न्यूमेरिकल नंबर 10 भी उसी तरह है जिस तरह ये सारे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं होगा। अब वो कह रहे कि लिथियम 7 लो, क्या लो, लिथियम 737 प्लस उस पर बम्बार्ड करो प्रोटॉन, तो इससे बन जाएगा बेरिलियम 7 प्लस न्यूट्रॉन प्लस क्यू। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, हाँ व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने इसमें से क्या करना है, मालूम करना है। तो बहुत ही आसान सी वो ये है, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा वेलकम बैक। अच्छा इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। पहले देखें, मालूम करेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट्स, फिर मालूम करेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट्स, तो फिर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का मास माइनस करेंगे तो बन जाएगा मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट के साथ 931 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा तो पहले हम मालूम करेंगे मास डिफेक्ट किस तरह, मास डिफेक्ट इस तरह कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा। पहले हम मालूम करेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स हम मालूम करेंगे। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स में क्या है, लिथियम है और प्रोटॉन है। अच्छा तो पहले लिथियम का मास मालूम करते हैं 37। तो लिथियम का मास किस तरह, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो Z कितना है इसमें, Z इसमें है 3 और मास ऑफ प्रोटॉन 1.007276 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ए माइनस Z करो तो ये आएगा 4 न्यूट्रॉन्स है, और ये है 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। यह आ जाएगा लिथियम का मास। ये क्या मालूम, लिथियम का मास। अच्छा अब प्रोटॉन का मास तो हमें पता है, प्रोटॉन का मास तो हमें पता है, वो है 1.007276 एटॉमिक मास यूनिट, ये प्रोटॉन का मास है। अब इस तरह कर लो कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स में पढ़ेंगे शाम, तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स में लिथियम का मास और प्रोटॉन का मास प्लस करो, लिथियम का मास और प्रोटॉन का मास प्लस करो तो यह आ जाएगा मास ऑफ रिएक्टेंट्स। अब हम मालूम करेंगे मास ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या मालूम करेंगे, मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मास ऑफ प्रोडक्ट्स मालूम करेंगे तो मास ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या क्या है, बेरिलियम है और न्यूट्रॉन है, बेरिलियम और न्यूट्रॉन। तो पहले बेरिलियम का मास मालूम करते हैं। तो बेरिलियम 47 ये आ जाएगा Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो Z कितना है बेरिलियम का 4, मास ऑफ प्रोटॉन 1.007276 एटॉमिक मास यूनिट, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 3 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट।
तो ये मालूम हुआ बेरिलियम का मास। अब न्यूट्रॉन का मास तो हमें पता है, वो तो हमें पता है 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। अब मास ऑफ प्रोडक्ट में पुटिंग करें। मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वो है क्या क्या, मास ऑफ प्रोडक्ट में बेरिलियम है और न्यूट्रॉन है। तो पहले बेरिलियम का मास फिर न्यूट्रॉन का मास, दोनों को प्लस करो तो आ जाएगा मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब इक्वेशन 1 में पुटिंग करें। शाबाश, इक्वेशन 1 क्या है बताओ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? इक्वेशन नंबर 1 ये मिटा देता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? वो ये है कि मास डिफेक्ट इस तरह मालूम करेंगे, ये मास डिफेक्ट कि मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, मास ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स है यस, मास ऑफ द प्रोडक्ट्स है यस, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा मास डिफेक्ट। अब एनर्जी किस तरह, हमें तो पता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट में इतनी एनर्जी होती है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। तो इतने मास में कितनी होगी, मल्टीप्लाइड बाय 931 तो आ जाएगा एनर्जी रिलीज। सो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन। उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला हुआ, कुछ पॉइंट समझ नहीं आया हो तो इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में या एकेडमी में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।